गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार। ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अर्थात सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य अगर चाहे तो किसी भी कार्य को, असंभव कार्य को संभव कर सकता है। सिर्फ उसके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमको यह कार्य समय पर और सुनिश्चित पूर्वक करना है। बच्चों, इसके पहले क्लास में मैंने राग की रस्सी चैप्टर का हिंदी फर्स्ट चैप्टर राग की रस्सी का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में आप लोगों को दिया था। मुझे आशा है सारे बच्चे अपने पेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन उसे राइट कर लिए होंगे। इसके अलावा मैंने उस दिन हिंदी सेकंड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था। इसके बाद इसके एक्सरसाइज मैंने आप लोग को फिल करवाया था और क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने पीडीएफ में आप लोग को दिया था। मुझे आशा है कि सभी बच्चे फेयर कॉपी में इसे राइट कर चुके होंगे। ठीक है, आज मैं हिंदी फर्स्ट का चैप्टर राग की रस्सी के बाद कुछ ऐसे ही पढ़ने योग्य चीज़ें हैं जो आप लोग समझ भी सकते हैं। सिर्फ पढ़ने योग्य हैं, ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड ही हैं, लेकिन लेसन चैप्टर नहीं है। ओके, जैसे दुनिया की छत, मैं इसे रीडिंग करके आप लोग को पढ़कर समझा रही हूँ। ओके, किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के होते हैं, जैसे लाल, भूरे, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग देते हैं। जब हम लोग छोटे में क्लास में या घर में जब भी पहाड़ का चित्र बनाते हैं, अधिकतर भूरे कलर का करते हैं, कभी पहाड़ रेड कलर का कर देते हैं। जो बच्चे बिल्कुल ना समझ होते हैं, जिन्हें कलर का ज्ञान नहीं होता है, वो कभी कभी बैंगनी कर देते हैं, कभी कभी लाल कर देते हैं, कभी कभी गेरुआ कर देते हैं, कोई हरे रंग का कर देता है। लेकिन जब हमें कलर का ज्ञान हो जाता है कि हाँ पहाड़ किस कलर का होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, तो अक्सर हम लोग पहाड़ लाल या गेरुआ या भूरे रंग का ही करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंग में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में बहुत नमी होती है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी
कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत की पूर्वी भाग भी ऐसा है जहाँ घने पहाड़ पाए जाते हैं। उन पहाड़ों में, उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्से मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली है। तिब्बत में लगभग 1500 यानी 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ की बर्फ़ पिघलने से। बर्फ़ जब पिघल जाता है वह पानी का रूप ले लेता है और उससे झीलों का निर्माण होता है। इनमें मानसरोवर झील का बहुत प्रसिद्ध नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत बड़ा और ठंडा प्रदेश माना जाता है। यहाँ की सर्दी का हाल तो पूछिए ही मत। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रीज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज़ ठंडी हवा चल रही हो। फ्रीज जैसे हम लोग खोलते हैं, जब बहुत देर के बाद अगर बार बार हम लोग फ्रीज खोलेंगे तो फ्रीज की ठंडकपन महसूस नहीं होती है, लेकिन बहुत देर के बाद हम जब फ्रीज खोलेंगे तो उससे एक ठंडी हवा बाहर निकलती है, वाष्प के रूप में निकलती है। वही तिब्बत में हर समय चलती रहती है। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते हैं। ठंड के कारण जब हम लोग के यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो हम लोग मोटा मोटा जैकेट पहनते हैं ना, स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं। उसी तरह तिब्बत में एनी टाइम ऐसा मौसम रहता है। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी होती है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़की भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। सूर्य की रोशनी घर के अंदर प्रवेश करना बहुत अच्छी बात होती है, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं हमारे घर से बाहर निकल जाती हैं। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में भूकंप, धरती सरकना, पहाड़ गिरना बहुत अधिक ये सब होते रहता है। इसलिए यहाँ लकड़ी के ही मकान बनाए जाते हैं अधिकतर। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर ल्हासा है। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतों का दिल कहा जाता है। तो ये बच्चों हो गई दुनिया के छत के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अब हमारा अगला चैप्टर है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, वह है फसलों के त्योहार। जब किसान कृषि करते हैं तो तरह तरह के फसल उगाते हैं, तरह तरह के अनाज उगाते हैं, जिसे हम लोग खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो जब उनके खेतों में ये सब फसलें लहराती हैं और पूरा लहराता खेत देख करके सोचिए किसान को कितनी प्रसन्नता होती होगी। और जब उनके किसी कारणवश लहराता हुआ खेत नहीं लहरा पाता है, फसल उगाते हैं वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी नील गाय आ जाती है, पूरा खेत चढ़ जाती है, कभी खेतों में आग लग जाते हैं, कभी किसी भी कारण से किसी भी दुर्घटनावश जब उनका खेत जो लहराना चाहिए और वो नहीं लहरा पाता है, तो सोचिए उसे कितनी दुख होती होगी। वो किसान कितने दुखी होते हैं। कुछ किसान कर्ज लेकर के अपने खेतों में बीज बोते हैं, वो कर्जों में डूब जाते हैं। लेकिन जो किसान के खेतों में
खेत में लहराता हुआ फसल जब किसान अपने खेतों में देखते हैं तो उन्हें कितनी खुशी मिलती है। तो उसे उस खेत को देख करके और अपनी फसलों को देख करके उन्हें वह दिन जो होता है वो त्यौहार ऐसा लगता है कि उनके घर में आज बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है, लहराती हुई फसल को देख करके। तो इसी के विषय में ये चैप्टर है। ये हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बच्चों, यह इस स्टोरी का मैं तुम लोगों को आज सारांश बताती हूँ। संक्षिप्त में मैं आप लोग को स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग स्टोरी घर पे पढ़िएगा और जैसा मैंने आप लोग को छोटे क्लासेस में भी करवाया है कि आप लोग की रफ कॉपी में आप लोग इस स्टोरी का सारांश लिखेंगे, ठीक है। जितने भी पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे हिंदी फर्स्ट के, उसके चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो लोक कथा हो, कोई भी चीज़ हो, आप लोग उसका सारांश रफ कॉपी में लिखेंगे। आप लोग को याद है, भूले तो नहीं है इस चीज़ को। जिस तरह से हम लोग क्लास 4th में पढ़ते थे, हम लोग का पैटर्न वही है, बस क्लास हमारा चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो ये स्टोरी है बेटा खिचड़ी को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ऐसे तो बहुतों के घर में हर शनिवार को खिचड़ी बनती होगी, है ना, लेकिन उस खिचड़ी को हम लोग ऐसे ही नॉर्मली बना लेते हैं। दाल डाला, चावल डाला, हल्दी डाला, नमक डाला, 1 सीटी आई, 2 सीटी आई, छौंक दिया, खिचड़ी खा लिया। लेकिन ये खिचड़ी जो है ये स्पेशल खिचड़ी है, ये बहुत विधि विधान वाली खिचड़ी है। इसे त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह माघ महीने में यानी जनवरी, अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें, इंग्लिश के महीनों के हिसाब से देखें तो यह जनवरी महीने में मनाई जाती है। जनवरी महीने में बच्चों ठंडी रहती है, सब लोग रजाई, स्वेटर, ऊनी मोजे, टोपी सब लोग इस्तेमाल करते हैं उस समय। और उस समय गरम गरम खिचड़ी खाने का कितना आनंद रहता है। और उसके साथ में, खिचड़ी के साथ में कुछ और भी 3-4 चीज़ें और भी रहती हैं। पापड़ रहता है, चटनी रहती है, रायता रहता है, अचार रहता है, किसी के यहाँ दही बड़े बनते हैं, कोई दही चूड़ा खाता है खिचड़ी वाले दिन, दही चूड़े का दान देता है, तिल के लड्डू का दान देता है। तो इसी तरह ये भी किसी परिवार की स्टोरी है और उस स्टोरी पे खिचड़ी कैसे मनाई जा रही है और बड़े लोग का क्या कर्तव्य है, बड़े लोग क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे कैसे करके खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं, इसका वर्णन किया गया है। अब बच्चे सुबह सुबह क्या करते हैं, सोते रहते हैं। वो सुबह रजाई के अंदर सो रहे थे। सुबह हुआ, कुछ लोग आग जलाकर बैठ गए, कुछ लोग मम्मी पापा और घर की जो औरतें हैं वो अपनी त्यौहार के तैयारी पे लग गई। चूल्हा जलाया गया, चापाकल से पानी निकाला गया, बर्तन धोए गए और जो सुबह के जो कार्यक्रम होते हैं वो सब किए गए। इसके बाद जब खिचड़ी बनना स्टार्ट हुआ, खिचड़ी में, अब खिचड़ी के दिन पहले सब लोग नहाते हैं, अक्सर सर धुल के सब लोग इसको नहाते हैं। तो नहाने में जितने भी बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, सब उस दिन सर धुलते हैं, नहाते हैं। तो अब इस स्टोरी में दादी जी हैं जिनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं, वो नहाई हुई हैं। बच्चे जब किसी भी बुजुर्ग इंसान के सफ़ेद सफ़ेद बाल देखते हैं तो कुछ बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो वो डर भी जाते हैं, लेकिन जो परिवार के बच्चे होते हैं जानते हैं कि हमारी दादी है या हमारे बाबा हैं या हमारे दादाजी हैं, तो वो लोग नहीं डरते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, खिचड़ी के दिन दादी बाल धोकर बैठी हुई थी। अब पोते पोती आए, उनके रेशमी बालों को देख करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। जैसे लग रहा था दादी सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उस सफ़ेद साड़ी में और सफ़ेद बालों में बिल्कुल रेशमी बालें, उनके रेशम जैसे बाल नज़र आ रहे थे। सब अपने अपने स्थान पर अपना अपना कर्तव्य निभा रहे थे।
माताजी अपना कार्य कर रही थी, खिचड़ी की तैयारी में वो लगी हुई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब कुमाऊं में मकर संक्रांति को धुधुलिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माले के बीच में संतरा और गन्ने की गड़ेड़ी पिरोई जाती। यह काम बच्चे बहुत रुचि से और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पंछी पहाड़ में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे यह माला से पकवान एक एक पकवान तोड़ तोड़ कर पंछियों को खिलाते और ये गाना गाते हैं। कौवा आओ दुधुली आओ, ले कौवा बढ़ो, मकई दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मकई दे जा सोने की छुरी। क्योंकि बच्चे बहुत नादान होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कौवा आएगा, लेकिन वो खा के चला जाएगा। ना वो कुछ आपको देगा और ना आप उससे कुछ पा सकोगे। फिर भी बच्चे कह रहे हैं, कौवा तुम मेरे पास आओ और जो हम तुम्हें पकवान दे रहे हैं, जो पूरी दे रहे हैं, वो तुम खाओ और बदले में मुझे सोने का घड़ा दे दो और मुझे सोने की छुरी दे के जाओ। ये बच्चे जो अबोध हैं, वो अपने मन की कल्पना को गा रहे हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ उठता है। उस दिन महास्नान भी होता है। हर बड़ी नदियों में, धार्मिक स्थानों में जो नदियाँ होती हैं, वहाँ पर लोग स्नान करने और दान करने के लिए भी जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाते हैं। हाँ, यह होता है जगह पर तिल रखने की जगह नहीं। तिल रखने की जगह मतलब तिल कितना छोटा सा चीज़ है ना, बिल्कुल छोटा सा बारीक सा चीज़ होता है, छोटा सा कण होता है तिल का। लेकिन इतनी नदी में, जलाशय में इतने लोगों की भीड़ होती है, इतने लोगों का जमघट होता है, तो इसीलिए कहावत में के रूप में कहा गया है कि वहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं, यानी कि इतने लोग वहाँ होते हैं। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखे जाते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करोगे तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी यह त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं, क्योंकि हर इंसान के परिवार की अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। उसी रीति रिवाज के तहत हर इंसान अपना अपना त्यौहार, अपना अपना पूजा पाठ अपने तरीके से करता है।
तो हर इंसान के त्यौहार मनाने का भी तरीका अलग अलग होता है। तो बच्चों, मैंने आपको ये स्टोरी पढ़ाई, समझाई, सारांश भी बताया। मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक बच्चों को यह स्टोरी समझ में आ गई होगी। शायद सारे बच्चों को आ गई होगी, है ना? तो आप लोग इस स्टोरी को फिर से घर में पढ़ेंगे। हम जो वीडियो आप लोगों को भेज रहे हैं, इस वीडियो में देखकर जिसके पास बुक्स नहीं है वो वीडियो देख कर के पढ़ ले, और जिसके पास बुक्स है वो बुक्स से देख कर के पढ़े। सारी स्टोरी को पढ़ोगे और अपने घर में जैसे त्यौहार मनाया जाता है उसकी कल्पना करोगे तो आप इस स्टोरी का सारांश बहुत अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लोगे, है ना? मुझे आशा है यही आप लोगों का होमवर्क भी है। आपका होमवर्क है आप रफ कॉपी में इस चैप्टर का सारांश यानी समरी लिखेंगे। इसके अलावा आज मैं आप लोग को ना क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, ना एक्सरसाइज करवा रही हूँ, क्योंकि समरी लिखना और एक और काम है बच्चों। देखिए, चैप्टर का नाम डालेंगे, ठीक है? चैप्टर का नाम डालने के बाद में अब मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति में आप लोग ये फ़ोटो जो है, ये फ़ोटो देख रहे हैं, इस तस्वीर को अपनी कॉपी में बनाएंगे। साथ में एक छोटा सा पतंग भी बनाएंगे, क्योंकि मकर संक्रांति में सब लोग पतंग का आनंद लेते हैं। ये 2 काम हैं आप लोगों का, और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे समरी लिखेंगे, और जब संडे को होमवर्क भेजेंगे तो आप लोग सब लोग संडे में होमवर्क की जगह जब मुझे ये पिक्चर दिखाएंगे, नाम लिख करके, क्लास लिख के और सब्जेक्ट लिख के, ठीक है? अपना नाम लिखेंगे और सब्जेक्ट होमवर्क में ज़रूर लिखेंगे, अन्यथा आप लोग को होमवर्क समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट का होमवर्क आप लोगों ने लिखा है। और समरी की फ़ोटो भी हमें खींचकर भेजेंगे। मुझे देखना है कितने बच्चों ने समरी लिखा है, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने समरी नहीं लिखा होगा, मैं जानती हूँ इस बात को, लेकिन मुझे देखना है कि कौन कौन मेरी बात को सुन रहा है और समझ रहा है और मेरे नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है? मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात को फॉलो करेंगे और समरी मुझे लिखकर ज़रूर दिखाएंगे। मैं एक एक का समरी लिखकर पढ़कर कमेंट दूँगी। ओके, थैंक यू।